जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्लास 9 की बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड यानी खोया हुआ बच्चा, जिसे इंडियन राइटर मुल्कराज आनंद ने लिखा है, उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर? मेले जाते वक्त अपने रास्ते में बच्चा क्या चीजें देखता है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ही सीज टॉयज डिस्प्लेड इन द शॉप्स। वह दुकानों में जो टॉयज थे, जो खिलौने थे, डिस्प्लेड थे यानी प्रदर्शन के लिए बाहर लगाए गए थे, सजाए गए थे, उन्हें देखता है। तो ही सीज टॉयज डिस्प्लेड इन द शॉप्स। He sees the vast mustard field which was yellow like melting gold. वो देखता है उस वास्ट यानी विस्तृत, फैले हुए, वाइड स्प्रेड मस्टर्ड फील्ड को, सरसों के खेत को, which was yellow like melting gold, जो कि पीला था मानो कि melting gold यानी पिघलता हुआ सोना हो, यानी जो कि पिघलते हुए सोने के जैसा पीला था। He sees the vast mustard field which was yellow like melting gold. He sees purple winged dragonflies. वो बैगनी रंग के पंखों वाली ड्रैगन फ्लाइज को देखता है। बटरफ्लाइज एंड ब्लैक बीज, तितलियों को और ब्लैक बीज यानी काली मधुमक्खियों को देखता है। Which flapped their wings, जिन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए, एंड सक्ड नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, और फूलों से उनका नेक्टर चूसा। सक का मतलब होता है चूसना, और यहाँ नेक्टर का मतलब वैसे अमृत होता है, लेकिन यहाँ नेक्टर कहा गया है फूलों के रस को। He also sees little insects and worms. वो उन छोटे छोटे कीड़े कीट पतंगों को भी देखता है। Who had come along the footpath to enjoy sunshine, जो कि सनशाइन यानी सूरज की रोशनी को एंजॉय करने के लिए, सूरज की रोशनी का आनंद लेने के लिए फुटपाथ पर आ गए थे। He also sees little insects and worms who had come along the footpath to enjoy sunshine. The child sees a dove in the grove. Grove यानी कि उपवन। तो उपवन में वो बच्चा एक डव को यानी एक फाख्ता, जो कि कबूतर के जैसा होता है, वाइट कलर का, उस पक्षी को भी देखता है। He sees crowd of people walking towards the fair. वो लोगों की भीड़ भी देखता है जो कि मेले की ओर जा रही थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने आंसर किया है उस क्वेश्चन का जिसमें पूछा गया था कि वो बच्चा मेले में अपने रास्ते में क्या क्या चीज़ें देखता है। अब एक और क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, Why does he lag behind? स्टूडेंट्स, टू लैग बिहाइंड का मतलब होता है टू बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी पीछे छूट जाना। तो आपसे पूछा गया है कि वह पीछे क्यों छूट जाता है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, द चाइल्ड ऑफन लैग्ड बिहाइंड बिकॉज ही वॉज फ्री स्पिरिटेड। वो बच्चा ऑफन यानी अधिकतर या अक्सर पीछे छूट गया। द चाइल्ड ऑफन लैग्ड बिहाइंड बिकॉज ही वॉज फ्री स्पिरिटेड, क्योंकि वो बच्चा फ्री स्पिरिटेड था, यानी कि काफ़ी बेपरवाह और चंचल था। डिफरेंट थिंग्स ऑन द वे ड्रू हिज अटेंशन। जो रास्ते में डिफरेंट थिंग्स यानी अलग अलग चीज़ें थीं, उन्होंने उसका अटेंशन यानी ध्यान ड्रॉ किया यानी ड्रू। तो अलग अलग चीज़ों ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। अट्रैक्टेड टू दीज थिंग्स, और इन चीज़ों से आकर्षित होकर, ही स्टॉप्ड इन हिज वे अगेन एंड अगेन। वो अगेन एंड अगेन यानी बार बार अपने रास्ते में रुका। हिज पेरेंट्स वॉक्ड अहेड, और उसके पेरेंट्स आगे आगे चले, एंड ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड, और वो पीछे छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 2 इज, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स। मेले में वो कई सारी चीज़ें चाहता है। वॉट आर दे, वे क्या हैं? तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बताना है कि वो बच्चा मेले में कौन कौन सी चीज़ें थीं जिन्हें प्राप्त करना चाहता था। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर? क्यों वो मूव ऑन यानी आगे बढ़ जाता है बिना जवाब का इंतजार किए हुए? तो स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। द चाइल्ड वॉन्टेड टू बाय अ बर्फी फ्रॉम द स्वीट मीट सेलर। स्वीट मीट सेलर यानी मिठाई की दुकान वाले से वो बच्चा बर्फी खरीदना चाहता था। ही वॉन्टेड अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम द फ्लावर सेलर। फूल विक्रेता से वो एक फूलों का गार्लैंड यानी कि माला खरीदना चाहता था।
He wanted to buy a balloon from the balloon seller. गुब्बारे विक्रेता से वो एक बलून यानी गुब्बारा खरीदना चाहता था. He wanted to listen to the music of flute being played by the snake charmer. तो स्नेक चार्मर के द्वारा यानी सपेरे के द्वारा जो फ्लूट यानी कि बीन बजाई जा रही थी वो उस बीन के संगीत को सुनना चाहता था. He wanted to take a ride on the roundabout swing. राउंड स्विंग यानी कि जो झूला था जो गोल गोल घूमता था उस झूले पर वो एक राइड लेना चाहता था यानी एक राइड को एंजॉय करना चाहता था. तो स्टूडेंट्स अब हम आंसर लिखते हैं दूसरे क्वेश्चन का. दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि बिना जवाब का इंतजार किए वो बच्चा हर बार मूव ऑन क्यों करता है, क्यों आगे बढ़ जाता है. तो हम आंसर लिखेंगे The child did not stop for a reply from his parents. बच्चा अपने माता पिता की ओर से जवाब के लिए नहीं रुका because he knew क्योंकि वह जानता था that his demands and requests would not be heeded कि उसकी डिमांड्स यानी उसकी मांगे एंड रिक्वेस्ट यानी उसकी प्रार्थनाएं would not be heeded उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा. He knew his parents would reject them with an excuse. वह जानता था कि उसके माता पिता उन्हें रिजेक्ट कर देंगे उसकी मांगों को उसकी प्रार्थनाओं को with an excuse किसी न किसी बहाने के साथ यानी कोई बहाना देकर वो उसकी मांगों को उसकी प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर देंगे. Therefore he moved ahead इसलिए वो आगे बढ़ गया without waiting for an answer बिना एक जवाब का इंतजार किए हुए. When does he realize that he has lost his way? उसे कब एहसास हुआ कि उसने अपना रास्ता खो दिया है. How have his anxiety and insecurity been described? उसकी एंजाइटी यानी कि उसकी चिंता और उसकी इनसिक्योरिटी यानी उसकी असुरक्षा की भावना को किस प्रकार से वर्णित किया गया है यानी उसकी चिंताओं का और उसकी असुरक्षा की भावना का वर्णन किस प्रकार किया गया है. तो स्टूडेंट्स यहाँ भी दो क्वेश्चंस हैं जिनको आपको आंसर करना है. सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं. When the child expressed his demand for a ride on the roundabout, जब बच्चे ने roundabout यानी झूले पर राइड करने की उसकी जो डिमांड थी मांग थी उसे एक्सप्रेस किया यानी जब बच्चे ने झूला झूलने की अपनी इच्छा को प्रकट किया. His parents did not reply. उसके माता पिता ने जवाब नहीं दिया. He turned to look at them. वो उनकी तरफ देखने के लिए मुड़ा. He looked around him. उसने अपने चारों ओर देखा but they were nowhere. लेकिन वो कहीं भी नहीं थे. Then he discovered that he had lost his way. और तब उसे पता चला कि वह अपना रास्ता खो चुका था. स्टूडेंट्स अब हम आंसर करेंगे इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को जिसमें पूछा गया है कि किस प्रकार से बच्चे की चिंता और असुरक्षा की भावना का वर्णन किया गया है. He panicked. वो घबराया. And ran here and there in search of his parents. और अपने माता पिता की तलाश में वो here and there यानी यहाँ वहाँ भागा. Tears rolled down his cheeks. उसके गालों से आंसू roll down यानी कि नीचे गिरे. His face flushed. उसका चेहरा लाल पड़ गया. And convulsed with fear. और उसका जो चेहरा था वो कांपने लगा डर के कारण. His throat became dry. उसका गला सूख गया. And he cried bitterly. और वो बुरी तरह से रोया. He was frightened. वह भयभीत था. Seeing strangers around. चारों ओर अजनबियों को strangers यानी कि अजनबी चारों ओर अजनबियों को देखकर वो frightened था यानी कि भयभीत था डरा हुआ था. His clothes became dirty. उसके जो कपड़े थे वो गंदे हो गए. His turban untied. उसकी जो पगड़ी थी वो खुल गई. He was feeling anxious as well as insecure. वह anxious यानी चिंतित महसूस कर रहा था साथ ही साथ वह insecure यानी असुरक्षित भी महसूस कर रहा था. The next question is, why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? खोया हुआ बच्चा उन चीज़ों में इंटरेस्ट को क्यों खो देता है जो कि अर्लियर यानी कि पहले वह चाहता था यानी जिन चीज़ों की पहले उसने इच्छा की थी बाद में वो उन चीज़ों में से ही इंटरेस्ट को क्यों खो देता है फिर बाद में वो चीज़ें उसको नहीं चाहिए थी. तो स्टूडेंट्स इसका हम आंसर लिखेंगे. The child lost interest in the things that he had wanted earlier कि जो चीज़ें बच्चे ने पहले चाही थीं उनमें ही वो इंटरेस्ट खो देता है because they had lost their value क्योंकि वो चीज़ें अपनी वैल्यू अपने महत्व को खो चुकी थीं. Earlier he was with his parents. पहले तो वो अपने माता पिता के साथ था and he was happy और वो खुश था.
He wanted to enjoy them, so he yearned for them. वो इन चीज़ों का आनंद लेना चाहता था, इसलिए वो इनके लिए लालायित था। स्टूडेंट्स, यार्न फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए प्रबल इच्छा करना, किसी चीज़ के लिए लालायित होना। तो पहले वो अपने माता पिता के साथ था, खुश था, इन चीज़ों को एंजॉय करना चाहता था, इसलिए इन चीज़ों के लिए लालायित था। He loved his parents more than anything else. अन्य किसी भी चीज़ से ज़्यादा वो अपने माता पिता से प्रेम करता था। The only thing he wanted was to be reunited with them. और वो एकमात्र चीज़ जो कि वह चाहता था वो थी अपने पेरेंट्स से दोबारा से मिल जाना। The next question is, what do you think happens in the end? आप क्या सोचते हैं कि अंत में क्या होता है? Does the child find his parents? क्या बच्चे को अपने माता पिता मिलते हैं? तो स्टूडेंट्स, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस का एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा व्यक्ति क्या सोचता है, किस तरह से आंसर देता है। कुछ लोगों के ओपिनियन में इस बच्चे को शायद अपने पेरेंट्स मिल गए होंगे, तो वहीं कुछ लोग सोचेंगे कि शायद बच्चे को अपने पेरेंट्स नहीं मिले होंगे। तो इस क्वेश्चन के दो तरह के ओपिनियन पर बेस्ड दो आंसर्स हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ लिखकर बताए हैं। In my opinion, the child was reunited with his parents. मेरी राय में बच्चा अपने माता पिता से दोबारा से मिल गया था। They had also been searching him. वे भी इसको खोज रहे थे। The man helped in their reunion. और इनकी reunion में, इनके पुनर्मिलन में, दोबारा से मिलने में मैन ने, इस जो आदमी था उसने मदद की। और स्टूडेंट्स, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये बच्चा नहीं मिल पाया, वो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दे सकते हैं, I think they couldn't be reunited. मैं सोचता हूँ कि वे दोबारा नहीं मिल सके। The man took the child with him. वो आदमी ही उस बच्चे को अपने साथ ले गया and brought him up. और उसने पाला। स्टूडेंट्स, bring up एक फ्रेजल वर्ब है, यानी bring up का मतलब होता है पालन पोषण करना या पालना। स्टूडेंट्स, चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इस क्लास में, इस वीडियो में मैंने कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है, जिनको जानना, जिनको सीखना आपके लिए ज़रूरी है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड जो लेसन है उसका जो शीर्षक है, जो टाइटल है, उसको जस्टिफाई कीजिए, यानी सही ठहराइए। स्टूडेंट्स, टाइटल का जस्टिफिकेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और स्टूडेंट्स को जस्टिफिकेशन आना चाहिए। इसमें आपको बताना होता है कि जो ये लेसन का टाइटल है वो सही है, सटीक है और सुटेबल है इस लेसन के लिए। तो हम आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। द टाइटल ऑफ द लेसन द लॉस्ट चाइल्ड कैप्चर्स द अटेंशन ऑफ द रीडर्स। जो पार्ट द लॉस्ट चाइल्ड का टाइटल है वो जो रीडर्स हैं यानी पाठक हैं उनके अटेंशन को, उनके ध्यान को कैप्चर करता है, यानी कि आकर्षित करता है, खींचता है। यानी इस पाठ का शीर्षक जो पाठकों के ध्यान को खींचता है। इट अराउजेस क्यूरियोसिटी इन देम। ये उनमें क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता या कौतूहल जागृत करता है। द स्टोरी इज अबाउट अ चाइल्ड हु इज लॉस्ट इन अ फेयर। ये कहानी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो कि मेले में खो जाता है। It describes the change of his desires when he is lost. और यह वर्णन करता है उसकी इच्छाओं में होने वाले परिवर्तन का जो कि होते हैं जब वो खो जाता है। The title is apt and appropriate. और ये जो टाइटल है ये apt है यानी सटीक है और appropriate है यानी कि उचित है। The next question is, write the theme of the lesson The Lost Child. The Lost Child lesson की थीम लिखिए। स्टूडेंट्स, जब आपको थीम लिखने के लिए कहा जाए तो आपको जो स्टोरी है, जो लेसन है, वो जिस बारे में है, जो उसके मेन पॉइंट्स हैं, जो मुद्दे उसमें उठाए गए हैं, जिन चीज़ों की बात की गई है, उन सब के विषय में लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। द थीम ऑफ द लेसन द लॉस्ट चाइल्ड इज नंबर 1, अ चाइल्ड्स लिमिटलेस डिज़ायर्स। एक बच्चे की असीमित इच्छाएं। तो आप जानते ही हैं कई सारी चीज़ें थी जिनकी इच्छा ये बच्चा करता है, उन्हीं के बारे में हम यहाँ लिखेंगे। द लेसन ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्स अ चाइल्ड्स बाउंडलेस डिज़ायर्स। स्टूडेंट्स, बाउंडलेस का मतलब होता है लिमिटलेस या असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो ये जो लेसन है ये बड़ी खूबसूरती के साथ वर्णन करता है एक बच्चे की असीमित इच्छाओं की।
इट इज़ अ यूनिवर्सल थिंग। ये एक सार्वभौमिक बात है, मतलब ये एक ऐसी बात है जो किसी एक खास क्षेत्र, किसी एक खास देश, किसी एक खास समाज में नहीं होती, बल्कि हर जगह होती है। जैसे कि कोई भी बच्चा हो, वो कहीं का भी हो, उसकी इच्छाएं असीमित होती हैं। अ चाइल्ड वॉन्ट्स टू हैव एवरीथिंग ही सीज। एक बच्चा हर वो चीज़ प्राप्त करना चाहता है जो कि वह देखता है। हिज डिज़ायर्स आर लिमिटलेस। उसकी इच्छाएं असीमित होती हैं। अगली बात जो ये लेसन करता है वो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। बच्चों और उनके माता पिता के बीच मजबूत बंधन। चिल्ड्रन लव देयर पेरेंट्स अनकंडीशनली। बच्चे बिना किसी शर्त के अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। द पेरेंट्स इन दिस स्टोरी रिजेक्ट द चाइल्ड्स डिमांड्स। ये जो माता पिता हैं इस कहानी में, वो बच्चे की सभी डिमांड्स को, सभी मांगों को रिजेक्ट कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। स्टिल द चाइल्ड लव्स दैम मोर देन एनीथिंग एल्स। स्टिल यानी फिर भी ये बच्चा उनसे किसी अन्य चीज से अधिक प्रेम करता है। द ओनली थिंग ही डिजायर्स फॉर इज रीयूनियन विद दैम। और वो एकमात्र चीज जिसकी ये इच्छा करता है वो है उनसे दोबारा से मिल जाना। काइंडनेस एंड जेंटलमैनलीनेस। काइंडनेस यानी दया और जेंटलमैनलीनेस यानी शराफत। द लेसन थ्रोज लाइट ऑन द जेंटलमैनलीनेस एंड काइंडनेस ऑफ द मैन हु हेल्प्स द चाइल्ड। वह व्यक्ति जो कि इस बच्चे की मदद करता है, उसकी काइंडनेस यानी उसकी दया पर और उसकी जेंटलमैनलीनेस यानी शराफत पर भी यह पाठ प्रकाश डालता है। He tries his best to console and soothe the child. इस बच्चे को कंसोल करने के लिए यानी सांत्वना देने के लिए, और सूद यानी कि इस बच्चे को आराम पहुंचाने के लिए, कंफर्टेबल फील कराने के लिए ये अपना हर संभव प्रयास करता है, अपनी भरसक कोशिश करता है। He is really a responsible and kind person. वह वास्तव में एक रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार और काइंड यानी दयालु व्यक्ति है। स्टूडेंट्स, यहाँ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको पैराग्राफ राइटिंग करना है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पैराग्राफ एक सीरीज है कुछ सेंटेंसेस की, जिनको कि ऑर्गेनाइज किया जाता है और वो सारे के सारे एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको जो पैराग्राफ लिखना है वो है अ विजिट टू अ फेयर, यानी कि मेले की सैर। क्योंकि अभी ये जो चैप्टर आपने पढ़ा ये मेले के ही बारे में था, उस बच्चे के बारे में था जो वहाँ खो जाता है। कई सारे साइट्स, कई सारे सीन्स का डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी आपने इस चैप्टर में देखा है, पढ़ा है, तो आपको इस पैराग्राफ को लिखना काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि आप वहाँ से कई सारे हिंट्स ले सकते हैं। अ विजिट टू अ फेयर इज इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग। एक मेले की सैर इंटरेस्टिंग यानी रोचक और एंटरटेनिंग मनोरंजक होती है। द फेयर्स आर कॉमन इन अवर लाइफ। मेले हमारे जीवन में साधारण है या आम बात है। दे मेक अवर लाइफ एंजॉयबल। ये हमारी जीवन को एंजॉयबल यानी आनंद के योग्य बनाते हैं। पीपल वेट ईगरली फॉर दैम। लोग इनका ईगरली यानी उत्सुकता से इंतजार करते हैं। दे एंजॉय दैमसेल्व्स इन फेयर्स। वे मेलों में आनंद लेते हैं। इन दिल्ली दिवाली फेयर्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर। दिल्ली में दिवाली के मेले बहुत ही पॉपुलर यानी बहुत ही प्रचलित हो गए हैं। दिस ईयर आई वेंट टू सी अ ग्रैंड फेयर हेल्ड एट दशहरा ग्राउंड ड्यूरिंग दिवाली। इस साल मैं दिवाली के दौरान दशहरा ग्राउंड पर एक बड़ा सा मेला देखने गया। आई वेंट विद माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के साथ गया, यानी मैं अपने माता पिता के साथ गया। वी वेंट देयर बाय अ टैक्सी। हम वहाँ एक टैक्सी से गए। द बसेज वर पैक्ड विद पीपल। बसें लोगों से भरी हुई थीं। एंड रोड्स वर वेरी बिजी। और सड़कें बहुत व्यस्त थीं। देयरफॉर वी हायर्ड अ टैक्सी। इसलिए हमने एक टैक्सी हायर की यानी किराए पर ली। एट दशहरा ग्राउंड देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल एट द एंट्री इटसेल्फ। दशहरा ग्राउंड पर ह्यूज क्राउड यानी बहुत ही बड़ी भीड़ थी। एट एंट्री इटसेल्फ यानी कि जहाँ जो प्रवेश द्वार था मेले का, वहीं पर बहुत सारी बड़ी भीड़ थी, यानी काफ़ी सारे लोग थे। पीपल हैड बीन वेटिंग इन लॉन्ग क्यूज फॉर द एंट्री टिकट्स। एंट्री टिकट्स यानी प्रवेश के लिए जो टिकट होते हैं, उनके लिए लोग लंबी लाइनों में इंतज़ार कर रहे थे। आफ्टर गेटिंग टिकट्स वी एंटर्ड द फेयर। अपने टिकट्स प्राप्त करने के बाद हमने मेले में प्रवेश किया। इट वॉज ऑल वेरी कलरफुल।
वहाँ सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कलरफुल था, यानी कि रंगीन था। In the fair, there were over 250 stalls of different things. मेले में 250 से भी अधिक अलग-अलग चीज़ों की स्टॉल्स थीं। The sweet stalls were overcrowded. और जो मिठाई की स्टॉल्स थीं वो overcrowded थीं, यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। People were standing in queues for their turn. अपनी बारी के लिए लोग लाइनों में या पंक्तियों में इंतज़ार कर रहे थे। हैंडक्राफ्टेड आइटम्स डिस्प्लेड देयर वर अमेजिंग। जो हैंडक्राफ्टेड यानी जो हाथ से बने हुए सामान थे, जो हाथ से बनी हुई चीज़ें थीं जो कि वहाँ पर डिस्प्ले की गई थी, वो अमेजिंग थी, यानी वो बहुत ही अद्भुत थी, आश्चर्यजनक थी। यंग एंड ओल्ड, जवान और बूढ़े, मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन, आदमी, औरतें और बच्चे, इन कलरफुल क्लोथ्स हैड कम टू सी द फेयर। मेले को देखने रंगीन कपड़ों में आए थे, यानी बूढ़े लोग, जवान लोग, स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी रंगीन कपड़े पहनकर मेले को देखने आए थे। The mic announcements about a lost child distracted the attention of the people. जो माइक अनाउंसमेंट हो रहा था, यानी माइक्रोफोन पर जो घोषणा हो रही थी एक खोए हुए बच्चे के बारे में, उसने लोगों के ध्यान को डिस्ट्रैक्ट किया या भटकाया। आई एंजॉयड हॉर्स राइडिंग। मैंने घुड़सवारी को एंजॉय किया। वी परचेज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। हमने वहाँ कई सारी चीज़ें परचेज की, यानी कि खरीदी। वी हैड वेरी डिलीशियस फूड एट अ फूड स्टॉल। और एक खाने की स्टॉल पर हमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाया। आफ्टर अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड वी स्टार्टेड फॉर होम। और फिर मैरी गो राउंड यानी कि जो गोल गोल बड़ा सा झूला होता है, उस पर झूलने के बाद, उस पर एक राइड के बाद हम घर के लिए चल पड़े। इट वॉज अ डे विच आई एन्जॉयड अ लॉट। ये एक ऐसा दिन था जिसका मैंने बहुत ज़्यादा आनंद लिया या जिसे मैंने बहुत इंजॉय किया। फेयर्स आर रियली वेरी एंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग। जो मेले होते हैं वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा रोचक और मनोरंजक होते हैं। स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर को पढ़ा, समझा और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी किए। अब आपके कॉम्प्रिहेंशन को टेस्ट करने के लिए, ये जानने के लिए कि आपने कितना सीखा, आपको ये कॉलम्स को मैच करना है। यानी कॉलम ए में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उस वर्ड का सही मीनिंग कॉलम बी में से चुनना है और उसे मैच करना है। स्टूडेंट्स, आप इन सभी वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें और इनको लर्न कर लें। ऐसा करने से आपकी जो वोकैबुलरी है वो रिच बनेगी। आप अपने थॉट्स को ठीक तरह से सही से एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका वर्ड पावर है उतना ही बेहतर तरीके से आप लिख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, कॉलम ए में जो फर्स्ट वर्ड है वो है फॉरबिडन, यानी कि जो मना किया गया हो। तो आप देखिए कॉलम बी में यहाँ लिखा हुआ है नॉट अलाउड, यानी कि जो निषेध हो, जो अलाउड ना हो, जिसकी अनुमति ना हो। तो फॉरबिडन को हम मैच करेंगे नॉट अलाउड से। कोर्स का मतलब होता है रफ हो, जो खुरदरा हो, रफ हो, खराब सा हो। तो यहाँ कॉलम बी में एक आपको दिया हुआ है अनप्लेजेंट, यानी कि जो अच्छा ना हो। तो हम कोर्स को मैच करेंगे अनप्लेजेंट से। ग्रोव मैंने बताया था, ग्रोव वो होता है जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, उपवन। तो यहाँ कॉलम बी में है अ स्मॉल वुड और ग्रुप ऑफ ट्रीज। तो हम ग्रोव को ऑलरेडी वो उसके सामने ही लिखा हुआ है, तो इससे मैच कर देंगे। टायरेंट होता है तानाशाह, यानी एक ऐसा रूलर जो कि काफ़ी क्रूअल हो, काफ़ी क्रूर हो, ऑप्रेसिव हो, जो दबाए, शोषण करे। तो हम टायरेंट को मैच करेंगे अ क्रूअल एंड ऑप्रेसिव रूलर से। इसके बाद जो वर्ड दिया हुआ है वो है इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है अचानक से प्रकट हो जाना, उत्पन्न हो जाना, सामने आ जाना या बाहर आ जाना। तो स्टूडेंट्स, इमर्ज के लिए जो फ्रेज दिया हुआ है वो है टू कम आउट। तो हम इमर्ज को मैच करेंगे टू कम आउट से। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पेल। तो स्टूडेंट्स, कॉलम बी में पेल के लिए जो वर्ड है वो है डल एंड येलोइश। आप जानते हैं जब हम कहते हैं कि किसी का चेहरा पेल सा था, यानी कि थोड़ा पीला सा था और थोड़ा डल सा था, तो हम पेल को मैच करेंगे डल एंड येलोइश से। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्रिमिंग ओवर। तो स्टूडेंट्स, ब्रिमिंग ओवर ये एक फ्रेज है और इसका जो मतलब होता है वो होता है
टू बी ओवरफ्लोइंग यानी कि इतना ज़्यादा भरा होना कि जैसे कि ओवरफ्लो होने वाला हो या हो रहा हो। तो इसके लिए जो वर्ड है वो है टू बी फुल ऑफ समथिंग। तो ब्रिमिंग ओवर को हम मैच करेंगे टू बी फुल ऑफ समथिंग से। कॉलम ए में जो अब नेक्स्ट वर्ड है वो है गॉडी। तो स्टूडेंट्स, गॉडी अगर कोई कहता है कि वो ड्रेस मैंने इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि वो काफ़ी गॉडी थी, इसका मतलब होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट थी, बहुत ज़्यादा चमक दमक थी उसमें और काफ़ी भड़कीली सी थी। तो गॉडी का जो मीनिंग है वो है एक्सट्रीमली ब्राइट एंड शोई। तो हम गॉडी को मैच करेंगे एक्सट्रीमली ब्राइट एंड शोई से। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्रूटल। स्टूडेंट्स, ब्रूटल का मतलब होता है काफ़ी निर्दयी और क्रूर। तो यहाँ ब्रूटल के लिए जो एक प्रॉपर वर्ड है जो कॉलम बी में दिया है वो है हार्श एंड रफ। तो स्टूडेंट्स, हम ब्रूटल को मैच करेंगे हार्श एंड रफ से। और आखिरी में जो वर्ड दिया हुआ है वो है ट्रैम्पल्ड, जिसका मतलब होता है क्रश्ड। तो जैसा कि वो बच्चे को डर था कि वो उस भीड़ से कहीं पैरों में कुचल ही ना जाए, तो उसे ट्रैम्पलिंग का डर था। तो ट्रैम्पल्ड को हम मैच करेंगे क्रश्ड से। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यही ख़त्म होती है। आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कुछ नई बातें, कुछ नई चीज़ें आपने इस क्लास से ज़रूर सीखी होंगी। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लगते हैं, जो चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं, आप उन्हें एक नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड लक। जय हिंद।